जब वो मैदान पे कदम रखता है तो लोगों की उम्मीदें बढ़ जाती है। जब वो हाथ में बल्ला उठाता है तो बॉलरों की दिलों की धड़कनें तेज हो जाती है और जब वो शॉट खेलता है तो पूरा स्टेडियम तालियों से गूंज उठता है। वो बल्लेबाज है हम सबका चहेता, हमारी इंडियन टीम की शान, द हिटमैन रोहित शर्मा। तो आज हमारे हिटमैन का बर्थडे है, तो यार इस स्पेशल दिन पर हिटमैन स्पेशल वीडियो तो बनता है। तो इसलिए मैंने सोचा कि इस स्पेशल डे पर हमारे हिटमैन के डायट फैंस के लिए एक स्पेशल वीडियो तो बनता है, जिनमें हम उस वीडियो में बात करेंगे रोहित के फैमिली बैकग्राउंड पे, उसकी पर्सनल लाइफ के ऊपर, कैसे रोहित ने अपनी क्रिकेट जर्नी स्टार्ट की। क्योंकि यार रोहित की इस क्रिकेट जर्नी में बहुत उतार चढ़ाव आए थे। एक वक्त ऐसा भी आया था जब रोहित डिप्रेशन में जाने वाला था, लेकिन भला वो इंडियन टीम के एक प्लेयर का जिसने रोहित को समझाया, उसे मोटिवेट किया, जिस वजह से रोहित आज मामूली क्रिकेटर से आज इंडिया का हिटमैन बन चुका है। तो आज के वीडियो में हम हिटमैन की पूरी कहानी जानने वाले हैं, तो वीडियो को पूरा देखना। आज हमारे हिटमैन का बर्थडे है, तो इसी खुशी में रोहित के फैंस मेरे चैनल के 20 के सब्सक्राइबर और इस वीडियो को 1 मिलियन तक पहुंचा दो। यार रोहित के फैंस इतना तो कर सकते हैं। अगर आप रोहित के डायहार्ड फैंस हो, रोहित आपके लिए एक इमोशन है, तो प्लीज उसकी खातिर इस चैनल के 20 के सब्सक्राइबर और इस वीडियो को 1 मिलियन व्यूज तक पहुंचा दो। हिटमैन फैंस हिटमैन के लिए कुछ भी कर सकते हैं, मुझे पक्का यकीन है। तो हिटमैन फैंस अपने टारगेट को जल्दी पूरा करो। तो इस स्टार क्रिकेट का जन्म हुआ 30 अप्रैल 1987 में महाराष्ट्र के नागपुर के बंसोड गांव में। रोहित को बचपन से ही क्रिकेट से एक अलग लगाव था, इसलिए रोहित ने बचपन में ही ठान लिया, चाहे कुछ भी हो मैं अपना करियर क्रिकेट में ही बनाऊंगा। लेकिन रोहित के पिता गुरुनाथ शर्मा की फाइनेंशियल कंडीशन इतनी कुछ खास नहीं थी। वो ट्रांसफर कंपनी में काम करते थे, जिस वजह से उनकी सैलरी काफी कम थी और इसी वजह से वो अपने बेटे का सपना भी पूरा नहीं कर सकते थे। लेकिन रोहित के सर क्रिकेटर बनने का जुनून था, इसलिए वो अपने पिताजी की फाइनेंशियल कंडीशन समझने की कोशिश ही नहीं कर रहा था। वो अपने पिताजी को बार बार बोल रहा था और जिद कर रहा था कि मुझे बड़ा होकर क्रिकेटर ही बनना है, चाहे कुछ भी हो, इसलिए मुझे आप जल्दी किसी क्रिकेट कैंप में दाखिल करवाओ। रोहित के पिताजी चाहते थे कि वो अपने बेटे का सपना पूरा करे, लेकिन वो चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते थे और उसी तरह वो अपने बेटे को निराश भी नहीं देख सकते थे। इसलिए उन्होंने रोहित को रोहित के दादा दादी के पास भेज दिया अपना सपना पूरा करने के लिए, और अपनी ओर से जितना हो सके उतना वो रोहित को पैसे देते थे। और वहाँ रोहित का क्रिकेट के प्रति लगाव देखकर रोहित के अंकल ने रोहित को फाइनेंशियल मदद करने की ठान ली और उन्होंने रोहित का क्रिकेट कैंप में एडमिशन करवाया, जहाँ उस कैंप के कोच थे दिनेश लाड। दिनेश लाड की नज़र रोहित शर्मा पे चलेगी और वहाँ उन्होंने रोहित को बैटिंग करते हुए देखा और वो रोहित की बैटिंग से काफ़ी इंप्रेस हुए और रोहित को एक एडवाइस दी कि तुम अपना ये पुराना स्कूल चेंज करो और स्वामी विवेकानंद इंटरनेशनल स्कूल में एडमिशन करवाओ। दरअसल स्वामी विवेकानंद स्कूल में क्रिकेट से जुड़ी फैसिलिटी काफ़ी अच्छी है और ये स्कूल उस जमाने का बाकी स्कूल की तुलना में सबसे बेस्ट स्कूल था। पर रोहित इस स्कूल की फीस अफोर्ड नहीं कर सकता था, क्योंकि यार आपको तो पता ही रोहित की फाइनेंशियल कंडीशन क्या थी। मगर आप सच्चे दिल से कुछ पाने की कोशिश करते हो तो भगवान किसी न किसी रूप में आकर आपकी मदद करता ही है, और इस बार मदद की दिनेश लाड के रूप में। सच्चा गुरु वो होता है जो अपने शिष्य के सपने के बीच आने वाली अड़चनों को दूर करता है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि दिनेश लाड ने रोहित की स्कॉलरशिप की फीस दी थी, जिस वजह से रोहित की अगले 4 साल तक कॉलेज की फीस माफ हो गई थी। अरे दिनेश लाड का यह जेस्चर आपको अगर अच्छा लगा तो इसी खुशी में मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। लेकिन इन सब की मदद की वजह से रोहित के ऊपर एक अलग सा ही बर्डन आ गया। वो सोचने लगा कि मेरे सपने के लिए मेरे पापा, मेरे अंकल, मेरे गुरु मेरे लिए इतना कुछ कर रहे हैं, अगर मैं अपना सपना पूरा ना करूँ तो मेरे से ज्यादा उन लोगों को बुरा लगेगा। इसलिए रोहित ने दिल को समझाया, चाहे कुछ भी हो अब मैं पीछे नहीं हटूंगा। दिनेश लाड को अपने कैंप की टीम के लिए एक अच्छे ऑलराउंडर की जरूरत थी और रोहित को भी उन्होंने अपनी टीम में एज अ ऑफ स्पिनर सिलेक्ट किया था। लेकिन दिनेश लाड की नज़र रोहित पर एक महीने से थी। उस दौरान उन्होंने रोहित की बल्लेबाजी को भी नोटिस किया था, इसलिए उन्होंने रोहित को बल्लेबाजी करने के लिए ऊपर भेजा और रोहित भी इस बात पर मान गया और रोहित ने उस मैच में बढ़िया बैटिंग की। हर यंगस्टर जो इंडियन टीम में खेलना चाहता है, उन सबकी पहली इच्छा होती है कि वो सबसे पहले स्टेट टीम के लिए सिलेक्ट हो, क्योंकि उसी के जरिए टीम इंडिया की सीनियर टीम में सिलेक्शन होता है। और बिल्कुल इसी सोच के साथ रोहित ने मार्च 2005 में डोमेस्टिक क्रिकेट में अपना डेब्यू किया, जो कि था देवधर ट्रॉफी टूर्नामेंट। और इस टूर्नामेंट में रोहित ने वेस्ट जोन टीम की तरफ से 8वें नंबर पर खेलते हुए सेंट्रल जोन के खिलाफ 31 रनों की नॉट आउट पारी खेली थी। और बाय द वे शायद आपको पता नहीं होगा, इस मैच में रोहित के साथ साथ पुजारा और जडेजा ने भी अपना डेब्यू किया था। हालांकि रोहित की ये पारी सिलेक्टरों को अपनी ओर खींचने में कामयाब नहीं रही, लेकिन रोहित ने ज्यादा देर ना लगाते हुए इस टूर्नामेंट के अगले ही मैच में नॉर्थ जोन के खिलाफ खेलते हुए 123 गेंदों में 142 रनों की पारी खेली और इस पारी की बदौलत ही रोहित को डोमेस्टिक क्रिकेट में एक नई पहचान मिली। हालांकि रोहित की ये पारी नो डाउट अच्छी थी,
पर बेचारे की किस्मत ही खराब थी, उसके मुंह तक आया हुआ घास उसे खाने तक नहीं मिला। मतलब हुआ यूं कि 2006 में होने वाले चैंपियन ट्रॉफी के टूर्नामेंट में 30 अनुमान सदस्य की लिस्ट जाहिर हुई, जिनमें रोहित का भी नाम था। लेकिन जब फाइनल 15 लिस्ट जारी हुई तो उस लिस्ट में रोहित का नाम नहीं था। रोहित ये देखकर मायूस तो हुआ, लेकिन ज्यादा देर तक नहीं, क्योंकि उसे पता था अगर उसका नाम इतनी जल्दी टॉप 30 में आ सकता है तो मैं अगर ऐसे ही अपनी फॉर्म को कंटिन्यू रखूं तो ऑटोमेटिक मेरा नाम टीम इंडिया में सिलेक्ट ही होगा। और रोहित के लिए 2006 साल काफी लकी रहा। इस साल में रोहित ने अंडर 19 वर्ल्ड कप खेला, जहां उन्होंने 6 मैचों में 41 की एवरेज से 205 रन बनाए थे। और इसी साल 2006 में रोहित ने इंडिया ए के लिए खेलते हुए अपना पहला फर्स्ट क्लास मैच खेला और न्यूजीलैंड के खिलाफ 57 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेली थी और इंडिया को ये मैच 3 विकेटों से जितवाया था। और इसी साल रोहित शर्मा ने रणजी में अपना डेब्यू किया था और अपने डेब्यू मैच में रोहित ने गुजरात के अगेंस्ट 267 गेंदों पर 205 रनों की पारी खेली। और इसके अलावा रोहित ने फाइनल मैच में भी अपना यही फॉर्म जारी रखा और फाइनल मैच में बंगाल के खिलाफ हाफ सेंचुरी लगाकर मुंबई को रणजी ट्रॉफी जितवाई। तो देखा जाए तो भले ही रोहित शर्मा का नाम 2006 की चैंपियन ट्रॉफी के लिए सिलेक्ट नहीं हुआ, लेकिन इस साल रोहित ने कई ऐसे टूर्नामेंट खेले और उन मैचों में रोहित ने कई ऐसी मैच विनिंग पारियां खेली, जिस वजह से रोहित का नाम हर सिलेक्टर की जुबान पे छाया था। और इसका फायदा रोहित के लिए ये हुआ कि अगले ही साल 2007 में रोहित को टीम इंडिया के सीनियर टीम में शामिल भी किया गया था। रोहित का पहला इंटरनेशनल मैच आयरलैंड के खिलाफ था। ये एक ओडीआई सीरीज थी। रोहित अपना पहला ही मैच खेलने के लिए बहुत एक्साइटेड था। जो सपना उसने बचपन में अपने बंद आंखों से देखा था, आज वो सपना रोहित खुली आंखों से जीने वाला था। लेकिन बेचारे रोहित की किस्मत ही खराब थी, क्योंकि इस मैच में रोहित को खेलने का मौका ही नहीं मिला। आयरलैंड ने पहले बैटिंग करते हुए सिर्फ 171 रन बनाए, जिसे टीम इंडिया ने आराम से चेस किया और इंडिया ने इस मैच को 9 विकेटों से जीता, जहां गंभीर और गांगुली ने नॉट आउट हाफ सेंचुरी पारियां खेली और इसी वजह से रोहित को बैटिंग करने का मौका ही नहीं मिला। लेकिन भगवान ने रोहित की किस्मत में कुछ और ही लिखा था। यार आप ही सोचो, अगर रोहित आयरलैंड जैसी टीम के खिलाफ अपना पहला ही इंटरनेशनल मैच खेले, चाहे उस मैच में सेंचुरी भी लगाए, तो भी किसी की नज़र रोहित पे नहीं जाती। इवन रोहित के लिए भी ये कोई मेमोरेबल मोमेंट नहीं बनता। यार कौन सा प्लेयर चाहेगा कि वो अपना पहला ही मैच ऐसी टुच्ची टीम के साथ खेले। इसलिए जो हुआ अच्छा हुआ, क्योंकि रोहित को अपनी पहली इंटरनेशनल बैटिंग करने का मौका मिला 2007 की पाकिस्तान टीम के खिलाफ, जहां एक से बढ़कर एक धाकड़ गेंदबाज थे और उस मैच में रोहित ने शानदार हाफ सेंचुरी पारी खेली। रोहित ने इस मैच में 61 गेंदों पर 52 रनों की पारी खेली, जिनमें एक छक्का और 3 चौके भी शामिल थे और स्ट्राइक रेट था 85 का। और उस वक्त 85 का स्ट्राइक रेट होना बढ़िया माना जाता था। हालांकि ये मैच इंडिया हारी थी, लेकिन इस मैच में इंडिया को एक नया सुपरस्टार मिल चुका था, जो 150 किलोमीटर रफ्तार की बॉल को सीधा स्टेडियम के बाहर फेंकता है। हालांकि इस मैच के बाद भी रोहित इंडियन टीम की फर्स्ट प्रेफरेंस कभी नहीं बने। उन्हें हमेशा बैकअप के तौर पर इंडियन टीम में लिया जाता था। जैसे कि 2007 वाला T20 वर्ल्ड कप, उस वर्ल्ड कप में शुरू के कुछ मैचेस में रोहित को खेलने का मौका ही नहीं मिला था। लेकिन जब इंडिया का मैच साउथ अफ्रीका से होने वाला था, तब युवराज सिंह इंजर्ड होने के कारण रोहित को खेलने का मौका मिला और रोहित ने अपने पहले ही आईसीसी मैच में साउथ अफ्रीका जैसी टीम के सामने, जहां इंडिया के बाकी के बल्लेबाजों ने अपने घुटने टेक दिए थे, लगभग 5 ओवर के अंदर इंडिया की 3 विकेटें गिरी थी और दोनों टीमों के लिए ये मैच डू और डाई मैच था। और रोहित ने उस मैच में, उस क्रूशियल सिचुएशन में, जहां बॉलरों को बड़ी बड़ी स्विंग मिल रही थी, उस मैच में उन बॉलरों के सामने रोहित ने मैच विनिंग हाफ सेंचुरी लगाई। इंडिया ने साउथ अफ्रीका के सामने 150 प्लस स्कोर खड़ा कर दिया, जो इंडिया के लिए मैच विनिंग स्कोर बन गया। लेकिन कुछ रोहित हेटर को रोहित की ये पारी मामूली पारी लग रही थी, तो उनको मैं ये बताना चाहता हूँ कि इंडियन टीम का चेस मास्टर रन मशीन किंग कोहली का आप लोगों ने एक इंटरव्यू तो देखा होगा, जहां वो रोहित की तारीफ कर रहा था। उस इंटरव्यू में विराट ने रोहित के बारे में बोला कि यार यंग प्लेयर तो हम भी है, लेकिन सारे लोग रोहित को ही इंपॉर्टेंट क्यों देते हैं, हमारे बारे में कोई बात ही नहीं करता। लेकिन जब मैंने 2007 का T20 वर्ल्ड कप देखा, रोहित की बैटिंग देखी, यार मेरा मुंह खुला का खुला ही रहेगा। आज के बाद मैं रोहित के बारे में कुछ नहीं बोलूंगा। ऐसे डिट्टो वर्ड टू वर्ड विराट ने रोहित के बारे में बोला था। और विराट रोहित की जिस पारी के बारे में बात कर रहा था, वो पारी और कोई नहीं, ये साउथ अफ्रीका वाली पारी थी। तो रोहित हेटर समझ जाओ, जब विराट जैसा बैट्समैन इस पारी को हाई लेवल रेट कर सकता है, तो रोहित की ये पारी किस दर्जे की होगी। और रोहित ने भी अपनी बैटिंग से सिलेक्टरों को ये बता दिया था कि मुझे बाहर बिठाना तुम्हारी लाइफ की सबसे बड़ी गलती थी। और यार सच में अगर इस मैच में रोहित को खेलने का चांस ही नहीं मिलता, तो इंडिया के पास 2007 वाला T20 वर्ल्ड कप ना होता। 2007 के फाइनल मैच में नो डाउट गंभीर, आरपी सिंह, इरफान पठान ये सबसे बड़े मैच विनर थे। लेकिन उस मैच में अगर रोहित ने 15 गेंदों में 30 रन ना बनाए होते, तो इंडिया का स्कोर 140 क्रॉस नहीं होता। जब गंभीर की विकेट गिरती है, तब इंडिया का स्कोर था 120 के आसपास।
तो वहाँ पे रोहित ना होता तो आप ही समझ जाओ ये वर्ल्ड कप किस टीम का होने वाला था। रोहित की इस अंडररेटेड पारी को कोई नोटिस नहीं करता, लेकिन मैं अपने वीडियो के जरिए आपको ये बताना चाहता हूँ कि रोहित की ये पारी कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पारी थी। और आई होप आपको ये वीडियो देखकर समझ आया होगा रोहित की ये पारी कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी। और दोस्तों अगर आपको वाकई में रोहित की ये पारी इंपॉर्टेंट फील हुई तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करना। इस पारी के अलावा रोहित ने 2008 के सीबी सीरीज के फाइनल मैच में भी कुछ ऐसी मैच विनिंग पारी खेली थी। उस मैच में द ग्रेट सचिन सर ने लाजवाब सेंचुरी मारी थी, लेकिन उनके साथ खड़ा था रोहित ने सचिन सर के साथ एक अच्छी पार्टनरशिप की थी। जब ऊपर के इंडिया के सारे बल्लेबाज सचिन सर को छोड़ के बाकी के सारे बल्लेबाज जल्दी पवेलियन लौट गए थे। आई थिंक 60-70 के आसपास इंडिया की 3 विकेटें गिरी थी। और उसके बाद एक यंग लड़का क्रीज पे आता है और इंडिया को जीत के लिए अब भी बहुत रन चाहिए थे। सामने ऑस्ट्रेलिया जैसी दुनिया की नंबर 1 टीम थी, लेकिन फिर भी रोहित डरा नहीं, उसने अपने आप पर भरोसा रखा। उसने सोचा अगर मैं एंड तक टिका तो इंडिया ये मैच हारेगी नहीं, और बिल्कुल ऐसा ही हुआ। रोहित की जब विकेट गिरती है तब तक तो इंडिया ये मैच जीत चुकी थी। हालांकि इस मैच के सबसे बड़े हीरो थे सचिन सर, पर हम लोग रोहित की 66 रनों की पारी को भी नहीं भूल सकते थे। और मैं रोहित की एक और ऐसी पारी को मेंशन करना चाहता हूँ जो कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भी आई थी। हालांकि रोहित की ये पारी लूजिंग कॉज में थी, लेकिन फिर भी मैं इस पारी के बारे में बात करना चाहता हूँ। तो 2010 के T20 वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया ने पहले बल्लेबाजी करते हुए इंडिया के सामने 185 रनों का एक बड़ा टारगेट दिया, और उस टारगेट को चेस करने हैं इंडिया के टॉप ऑर्डर इवन लो ऑर्डर के सारे बल्लेबाज एक के बाद एक आउट हो गए, सिवाय रोहित शर्मा को छोड़ के। वो बंदा अकेला ही खड़ा रहा और ऑस्ट्रेलिया के सारे बॉलर की धुलाई करता रहा। रोहित ने इस मैच में 171 के स्ट्राइक रेट से मात्र 46 गेंदों में 79 रनों की पारी खेली थी, जिनमें 4 चौके और 6 छक्के शामिल थे। इस मैच में इंडिया का टोटल स्कोर था 135 रन, और उनमें से रोहित की अकेले के रन थे 79 रन। तो रोहित में काबिलियत तो बहुत थी, लेकिन हर एक प्लेयर का बुरा दौर आता है। रोहित का भी एक ऐसा बुरा दौर आया। 2008 के सीबी सीरीज के बाद ओडीआई टीम में सुरेश रैना, विराट कोहली जैसे अच्छे खासे प्लेयर टीम इंडिया में शामिल हुए, जिस वजह से रोहित का कंपटीशन बढ़ गया। इस दौरान रोहित को टीम का हिस्सा तो बनाया जाता था, लेकिन रोहित को टीम में खेलने का मौका बहुत कम बार मिलता था। लेकिन जब भी रोहित को खेलने का मौका मिला, रोहित उन मौकों को ग्रैब नहीं कर पाते थे, जिस वजह से उन्हें ओडीआई टीम से भी बाहर किया गया था। हालांकि रोहित टीम से बाहर निकलकर रणजी और लिस्ट एक क्रिकेट में अच्छा प्रदर्शन करके फिर से टीम में जगह बनाते थे, और जब उन्हें फिर से टीम इंडिया की प्लेइंग 11 में सिलेक्ट किया जाता था, वो फिर से खराब प्रदर्शन करके टीम इंडिया से बाहर हो जाते थे। तो रोहित का ये अंदर बाहर का सिलसिला ऐसा ही चलता रहा, और अंततः 2 साल के बाद यानी 2010 में जब इंडिया को 5 ओडीआई मैच खेलने के लिए जिम्बाब्वे दौरे पे जाना था, और उस दौरे पर कई सारी इंडिया के सीनियर प्लेयरों को आराम दिया गया था, जिस वजह से कई सारे यंग प्लेयर को खेलने का मौका मिला, जिसमें रोहित शर्मा भी शामिल थे। और इस दौरे के लिए इंडियन टीम का कप्तान था सुरेश रैना, और रोहित शर्मा ने इस दौरे पर अपने दूसरे ही मैच में 4 नंबर पर खेलते हुए सेंचुरी ठोक दी। और इस सीरीज के तुरंत ही बाद इंडिया, बांग्लादेश और श्रीलंका आपस में एक ट्राई सीरीज खेलने वाले थे। उस सीरीज में रोहित ने श्रीलंका के खिलाफ 110 रनों की पारी खेली थी। तो इन 2 सीरीज में 200 लगाकर रोहित ने कप्तान MS धोनी और सिलेक्टरों को इम्प्रेस किया था, जिस वजह से रोहित को साउथ अफ्रीका वाले सीरीज में भी खेलने का मौका मिल गया। और ये सीरीज इंडिया के सभी प्लेयरों के लिए एक इम्पोर्टेंट सीरीज थी, क्योंकि इस सीरीज के बाद 2011 का ICC वर्ल्ड कप आने वाला था, जिस वजह से साउथ अफ्रीका वाली सीरीज में जो भी प्लेयर सबसे अच्छा प्रदर्शन करेगा उसे 2011 के वर्ल्ड कप में शामिल किया जाएगा। और इसी वजह से रोहित थोड़ा बहुत नर्वस था। यार, जब से रोहित ने क्रिकेट देखना स्टार्ट किया तब से रोहित का सपना था कि वो 50 ओवर का वर्ल्ड कप खेले और इंडिया को वो वर्ल्ड कप जीता है। ये बात आप लोगों ने रोहित के मुंह से कई बार इंटरव्यू में सुनी होगी। तो इसलिए रोहित इस सीरीज के लिए बहुत नर्वस था। उसके अंदर ये डर था कि अगर इस सीरीज में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हुआ, जो बचपन से उसने जो ड्रीम देखा, जिस मोमेंट के लिए वो दिन रात मेहनत कर रहा था, वो मोमेंट उससे दूर जाएगा। और बिल्कुल ऐसा ही हुआ। रोहित के लिए साउथ अफ्रीका वाली सीरीज बहुत ही खराब गई। धोनी ने रोहित को इस सीरीज में ओपनिंग के लिए भेजा था, और रोहित के बल्ले से इस सीरीज में एक मैच में भी रन नहीं आए थे, जिसका परिणाम ये हुआ कि जब इंडियन टीम का वर्ल्ड कप के लिए स्क्वाड अनाउंस हुआ, तब उस स्क्वाड में रोहित शर्मा का नाम नहीं था। रोहित शर्मा ये देखकर थोड़ा बहुत शॉक हुआ, क्योंकि उसे लगा भले उसे प्लेइंग 11 में जगह तो नहीं मिलने वाली है, लेकिन 15 के स्क्वाड की लिस्ट में उसका नाम तो जरूर होगा, ऐसा रोहित शर्मा को लगा था। जब रोहित शर्मा को पता चलता है कि उसका नाम इस लिस्ट में नहीं है, उसे बहुत बुरा लगता है। उसके बाद रोहित अकेले रहने लगा, दूसरों से बात करना बंद किया, बहुत रोने लगा। और जब ये बात युवराज को पता चली, वो बंदा रोहित शर्मा से खुद मिलने गया और रोहित को समझाने की पूरी कोशिश की और उसे मोटिवेट भी किया। और आखिरकार रोहित को युवराज सिंह की बात समझ आई। रोहित ने सोचा, अगर मैं ऐसा ही रोता रहा तो मैं अपना सपना कभी भी पूरा नहीं कर सकता। अगर मैं अपने आप पर ही विश्वास ना करूं
तो बल्लेबाजी करते वक्त मैं जब मैदान पे उतरूंगा तो कोई भी पब्लिक मुझसे जीत की उम्मीद ही नहीं रखेगी। तो मुझे अपनी आंसुओं को अपनी ताकत बनाना है और खुद को यकीन दिलाना है कि मैं वापसी करूंगा। और इसलिए मुझे अभी हार नहीं माननी चाहिए, चाहे कुछ भी हो। मैं फिर से मेहनत करूंगा, मैं अपनी फिटनेस पे काम करूंगा, अपनी टेक्निक पे काम करूंगा और फिर से टीम इंडिया की स्क्वाड में अपनी जगह बनाऊंगा। और रोहित की यह मेहनत रंग लाई और 2012 में वेस्टइंडीज के साथ होने वाली ओडीआई सीरीज में रोहित को स्क्वाड में शामिल किया। और वो चांस इसलिए मिला क्योंकि कई सारे सीनियर प्लेयर को उस सीरीज में रेस दिया था, जिस वजह से कई सारे यंग प्लेयर को खेलने का मौका मिला। और रोहित ने तो इस सीरीज में कमाल ही कर दिया। इस सीरीज में रोहित ने 2 सेंचुरियां लगाई और प्लेयर ऑफ द सीरीज बने। लेकिन फिर एक और बार इस सीरीज के बाद रोहित के साथ डेजावू हुआ। बार बार वही, एक सीरीज में रन बनाना और दूसरी सीरीज में फ्लॉप होना। रोहित ने वेस्ट इंडीज सीरीज के बाद कुल मिला के 25 मैच खेले, जिनमें एक हाफ सेंचुरी भी नहीं थी। लेकिन फिर भी धोनी का विश्वास रोहित पे ही था, क्योंकि धोनी इंडिया की फ्यूचर टीम बनाना चाहता था जो आगे जाके इंडियन टीम का नाम रोशन करे। इसलिए धोनी को अपनी कप्तानी में उस दौरान कई सारे टफ डिसीजन लेने पड़े। कई ऐसे सीनियर प्लेयर थे जिसे धोनी ने इंडियन टीम से ड्रॉप किया था ताकि यंग प्लेयर को मौका मिले, जैसे कि विराट, रोहित, शिखर, जडेजा जैसे प्लेयर को चांस मिले, जिस वजह से आज भी वो सीनियर प्लेयर धोनी से नफरत करते हैं। जब धोनी रोहित के साथ था और धोनी बार बार रोहित को फेल होने के बावजूद भी अपनी टीम में ले रहा था, जिस वजह से मीडिया वालों ने, यहाँ तक कि उस दौरान के फैंस ने भी धोनी को बहुत ही क्रिटिसाइज किया। सीनियर प्लेयरों के फैंस ने धोनी को गालियां तक बक दी। मीडिया में धोनी के बारे में फालतू के आर्टिकल छपने लगे। धोनी सहवाग से जलता है, वो सीनियर प्लेयरों की रिस्पेक्ट नहीं करता, वो कप्तानी में अपनी ही मनमानी करता है, ऐसे फालतू के आर्टिकल छपने लगे थे। लेकिन फिर भी उन बातों पर धोनी ने कभी ध्यान नहीं दिया, क्योंकि धोनी को पता था कि वो क्या करना चाहता है और उसका आगे जाके इंडियन टीम पर क्या असर होने वाला है। और जब 2013 में चैंपियन ट्रॉफी के लिए इंडियन टीम का स्क्वाड अनाउंस हुआ तो उसमें रोहित शर्मा का नाम था। रोहित ने मन में ही ठान लिया था कि उसे प्लेइंग 11 में जगह नहीं मिलने वाली थी। लेकिन जैसे इंडिया के 2 वार्म अप मैच हुए, धोनी ने सारे प्लेयरों को नोटिस किया और एक बड़ा डिसीजन लेने का ठान लिया। जब इंडिया का पहला मैच साउथ अफ्रीका से होने वाला था, उस मैच के एक दिन पहले रात को धोनी रोहित के रूम में गए और रोहित से पूछा, रोहित तू कल के मैच के लिए ओपनिंग करेगा? और रोहित ने भी बिना देर लगाई हाँ किया। हालांकि धोनी का रोहित को ओपनिंग कराने का डिसीजन ये पहली बार नहीं था। इससे पहले धोनी ने 2009 की T20 वर्ल्ड कप में रोहित से ओपनिंग करवाई थी और इसके बाद 2010 में साउथ अफ्रीका वाले ओडीआई सीरीज में भी धोनी ने रोहित से ही ओपनिंग करवाई थी। लेकिन दोनों बार रोहित ओपनिंग में फ्लॉप हुए थे और आज एक और बार रोहित को ओपनिंग करने का मौका मिला। इसलिए जैसे मैच में रोहित ग्राउंड पे उतरे, थोड़ा बहुत नर्वस हुए। इसलिए रोहित ने धवन से कहा कि यार तू आज स्ट्राइक लेगा, मैं सालों बाद ओपनिंग कर रहा हूँ, सो तू आज स्ट्राइक लेगा। बट धवन ने स्ट्राइक लेने से मना किया। इसलिए रोहित ने भी ठान लिया, चाहे जो हो जाए देखा जाएगा, मैं ही स्ट्राइक लेता हूँ। और शुरू के 2-3 ओवर रोहित ने संभाल कर खेले और उसके बाद मारना स्टार्ट किया। और इस मैच में रोहित ने 65 रनों की शानदार पारी खेली और रोहित ने अपना यह फॉर्म अगले मैचों में भी जारी रखा। इंडिया ने 2013 की चैंपियन ट्रॉफी बिना एक मैच हारे अपने नाम की थी, जिसमें रोहित ने 5 इनिंग में 177 रन बनाए थे, जो कि इस टूर्नामेंट का चौथा सबसे हाईएस्ट रन थे। और इसके बाद रोहित ने कभी पीछे मुड़ के देखा ही नहीं। यार आपको 2013 की ऑस्ट्रेलिया वाली आइकॉनिक सीरीज तो याद है ना? मुझे ये पता है कि ये सीरीज कोई नहीं भूलने वाला, इतनी ये आइकॉनिक सीरीज थी। ये वही सीरीज है जहां में रोहित, विराट, धवन की कुछ यादगार पारियां देखने को मिली थी। यार इन तीनों ने 350 के टारगेट को हलवा बना दिया था। लेकिन ये सीरीज किसी एक पर्सन के लिए सबसे ज्यादा यादगार रही तो वो है रोहित शर्मा। रोहित इस सीरीज में सबसे ज्यादा रन बनाने वाला प्लेयर बना था और रोहित की इस सीरीज की सबसे ज्यादा यादगार पारी थी इस सीरीज का 7वां ओडीआई मैच, जो कि इस सीरीज का डिसाइडर मैच था। और इंडिया की इस डिसाइडर मैच में सबसे पहले बैटिंग आई थी। धवन इस मैच में कुछ खास कर नहीं पाए और जब विराट की बैटिंग आई तो रोहित से एक बड़ी गलती हो गई और उसी गलती की वजह से विराट रन आउट हो गया। सो इसलिए सारा का सारा प्रेशर आ गया रोहित पे और रोहित ने भी इस प्रेशर को बेहतरीन हैंडल किया। उस मैच में रोहित ने अपने ओडीआई करियर की पहली डबल सेंचुरी लगाई और इस सेंचुरी के बाद ही रोहित शर्मा का नाम पड़ा हिटमैन शर्मा, क्योंकि इस मैच में रोहित ने उस दौरान एक पारी में सबसे ज्यादा छक्के बनाने का रिकॉर्ड अपने नाम किया था। आई थिंक कुल मिला के रोहित ने इस पारी में 16 छक्के मारे थे। हालांकि बाद में जाके ये रिकॉर्ड टूट गया। ये एक ऐसी सीरीज थी जहां से रोहित का खुद का एक फैंडम बनने लगा और ये फैंडम आगे जाके कभी रुका नहीं, उल्टा बढ़ता रहा। 2013 साल रोहित के लिए काफी लकी साबित हुआ, क्योंकि इस साल रोहित का अच्छा फॉर्म था। उन्हें इंडियन टीम में खेलने के लिए एक अच्छी पोजीशन भी मिली थी। उन्होंने इस साल डबल सेंचुरी भी ठोकी थी और सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट, उन्हें इस साल आईपीएल की मिड सीजन में एमआई की कप्तानी सौंप दी थी। और जब रोहित को कप्तानी सौंपी थी तब एमआई का हाल बहुत बुरा था। किसी को भी नहीं लगा कि एमआई इस साल क्वालिफाई करेगी।
लेकिन रोहित ने अपनी कप्तानी की वजह से ना सिर्फ एमआई को क्वालिफाई करवाया, उन्हें अपने पहला टाइटल भी जितवाया। और इससे लोगों को ये पता चला इस बंदे में लीडरशिप क्वालिटी भी है। यार इस बंदे पर एक मूवी बन सकती है। रोहित शर्मा की लाइफ बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि रोहित की लाइफ में बहुत उतार चढ़ाव आया है। खाली इस मूवी की एंडिंग अच्छी होनी चाहिए, और ये एंडिंग तभी अच्छी होगी जब रोहित के हाथ में अपनी कप्तानी में एक आईसीसी ट्रॉफी होगी। तो देखते क्या रोहित अपनी क्रिकेट की जर्नी की एंडिंग कैसी रखते हैं, हैप्पी और सैड। यार फिल्म बन रही है तो उसमें क्यूट लव स्टोरी भी होनी चाहिए, और अपने रोहित की लव स्टोरी भी कुछ फिल्मी लव स्टोरी से कम नहीं है। अगर मैं शॉर्ट में बताऊँ तो इनकी पहली मुलाकात रूडली तरीके से हुई थी। रितिका उस दौरान स्पोर्ट इवेंट की मैनेजर थी और युवराज की मुंह बोली बहन थी। रोहित अपना एड शूट कर रहे थे, तब वह रितिका भी थी और युवराज सिंह भी था। जब रोहित युवराज से बात करने जाता है तब युवराज रोहित को पहले ही बोल देता है, देख रोहित ये मेरी बहन है, इससे बात करना तो दूर, इसको देखो भी मत। बट अपना रोहित कहाँ मानने वाला था। उस एड के शूट में रितिका रोहित को देख ही नहीं रही थी, तो रोहित को गुस्सा आ गया। रोहित मन में बोलने लगा, यार इस लड़की को बहुत घमंड है, अब मैं इससे भाव ही नहीं दूंगा, इससे बात भी नहीं करूंगा। लेकिन कुछ देर बाद रोहित को एड की स्क्रिप्ट में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आ रही थी, तो वहाँ रितिका आती है और उससे प्यार से बात करती है। और उसके बाद अपना मजनू रोहित, आई मीन मैन विल बी मैन। यार अपना रोहित 1% का भी सख्त लौंडा नहीं है। रितिका ने जरा प्यार से बात की और रोहित वहाँ पिघल गया। मतलब रोहित को रितिका पे गुस्सा नहीं था, वो पहली नजर में उसे लव एट फर्स्ट साइट हुआ था। बस वो चाह रहा था कि रितिका उसके पास आके बात करे, और जैसे रितिका उससे बात करने आई तो इसलिए अपना रोहित जल्दी पिघल गया था और एक दूसरे से बात करने लगा। और इसके बाद रोहित और रितिका एक दूसरे से कई बार बातें करने लगे और उनकी कई बार मुलाकातें भी हुई, और इन मुलाकातों से दोस्ती बढ़ने लगी। और किसी ने कहा ना, प्यार दोस्ती है। इन दोनों को एक दूसरे के साथ बहुत अच्छा लगने लगा और धीरे धीरे इनकी दोस्ती प्यार में बदल गई। और 17 दिसंबर 2015 में इन दोनों ने शादी की, और अब इनको समायरा नाम की क्यूट सी लड़की भी है। तो ये थी इनकी शॉर्ट क्यूट लव स्टोरी। अब हम आते हैं मैच के ऊपर। तो जैसे रोहित ने 2013 में अपने करियर का पहला दोहरा शतक लगाया था, ठीक वैसा ही 15 नवंबर 2014 को रोहित ने एक ऐसी इनिंग खेली थी जो किसी ने सपने में भी सोची नहीं होगी। रोहित ने 15 तारीख को श्रीलंका के खिलाफ वनडे में 173 गेंदों में मात्र सिर्फ 264 रनों की पारी खेली थी और वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था, जिसे तोड़ना मुश्किल नहीं नामुमकिन है। यार ऐसी पारी रोहित के अलावा कोई माइकल लाल नहीं खेल सकता, किसी प्लेयर में उतना दम ही नहीं है। अब भी उस रिकॉर्ड के आसपास दुनिया का कोई भी प्लेयर भटका भी नहीं है। तो समझ जाओ रोहित किस लेवल का प्लेयर है। जब इस बंदे का दिन होता है, आप दुनिया के किसी भी तुर्रम बॉलर को उसके सामने लाओ, उसको भी रोहित नचा नचा के मारेगा। पर यार रोहित को श्रीलंका से कोई पर्सनल दुश्मनी थी, क्योंकि इस बंदे ने अपने करियर का तीसरा दोहरा शतक और अपने करियर की फास्टेस्ट सेंचुरी भी श्रीलंका के खिलाफ ही लगाई थी। और जब रोहित को टेम्परेरी कप्तान बनाया, उसने इंडिया को हर एक सीरीज जितवाई, चाहे वो श्रीलंका के खिलाफ हो, चाहे वो निदास ट्रॉफी हो, चाहे वो 2018 का एशिया कप हो। यार जब 2018 की एशिया कप में जब विराट अवेलेबल नहीं था, तब पाकिस्तान के कुछ फैंस, उनके क्रिकेट एक्सपर्ट, इस टीम में विराट नहीं है तो इस इंडियन टीम को हम वन साइडेड हराएंगे, ऐसे बोल बच्चन करने लगे थे। क्योंकि 2017 के फाइनल मैच में वो हमसे एक बार जीत गए थे, तो उसी का वो डंका बजा रहे थे और बोल रहे थे कि क्यों भूल गए, कैसे हमने 2017 का फाइनल आपको ऐसे ही वन साइडेड हराया था, और एशिया कप में भी आपका हाल ऐसा ही होने वाला है। इस टीम में विराट भले ही नहीं खेल रहा था, लेकिन पाकिस्तान वालों को शायद ये पता नहीं था, विराट के अलावा भी इस टीम में उनके 2 और बाप है, जो जब चाहे अपने दम पर मैच बदलते। वो 2 बाप है रोहित और शिखर। इन दोनों ने पाकिस्तान टीम को ऐसा कुत्ते की तरह पिटा, इन दोनों ने पाकिस्तान को एक एक विकेट लेने के लिए तरसाया था। इस एशिया कप में 2 बार पाकिस्तान इंडिया के सामने आई थी और दोनों बार इंडिया ने पाकिस्तान को वन साइडेड मारा था, और दोनों मैच में रोहित ने पाकिस्तान को बहुत कूटा था। एक मैच में हाफ सेंचुरी तो दूसरे मैच में सेंचुरी ठोकी थी। और जो कल के आए बच्चे बोलते हैं कि रोहित शर्मा तो पाकिस्तान के सामने चलता ही नहीं, तो मैं उन बच्चों को कहना चाहता हूँ कि इंडिया के करंट क्रिकेट में से पाकिस्तान के खिलाफ ओडीआई में सबसे ज्यादा रन बनाने वाला प्लेयर है तो वो है रोहित शर्मा। शायद आप लोगों ने सुना नहीं होगा, मैं फिर से एक बार बोलता हूँ, इंडिया के इस करंट क्रिकेट में पाकिस्तान के खिलाफ ओडीआई में सबसे ज्यादा रन बनाने वाला प्लेयर है तुम सबका बाप रोहित शर्मा। तो रोहित ने 19 मैचों में 51 के एवरेज से 92 की स्ट्राइक रेट से 873 रन मारे, जिनमें 2 सेंचुरी 850 भी शामिल है। हेटर्स यकीन नहीं होता तो जाके रिकॉर्ड चेक कर लो। तो देखा जाए तो रोहित ने हर एक फॉर्मेट में रन मारे थे, हर एक सीरीज में रन मारे थे। जैसे कि रोहित ने निदास ट्रॉफी में रन मारे, एशिया कप में रन मारे, 2017 की आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी में उसने रन मारे, बायलैटरल सीरीज में हमारे हिटमैन और किंग कोहली की हर एक सीरीज में तो सेंचुरी तो पक्की ही थी। आईसीसी रैंकिंग में ये दोनों टॉप 2 में थे। रोहित ने 2015, 2017, 2019, 2020 आईपीएल अपने नाम किया, लेकिन जब 2019 का वर्ल्ड कप आया
तो पता नहीं क्या रोहित में कौन सी आत्मा आ गई, बंदा हर एक मैच में 100 लगा रहा था। उसने उस साल सेंचुरी के मामले में विराट कोहली को भी ओवर शैडो किया था। रोहित ने उस वर्ल्ड कप में 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 500 लगाए थे, जो कि वर्ल्ड कप में एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है जो अभी तक एक भी प्लेयर नहीं तोड़ पाया। रोहित ने उस वर्ल्ड कप में 9 इनिंग में 647 रन मारे थे, जिनमें 500 और एक हाफ सेंचुरी थी। लेकिन यार उस वर्ल्ड कप में रोहित का एक बैड डे टीम इंडिया को ले डूबा। जब इंडिया सेमीफाइनल पहुंच गई थी, सभी को लगा था कि इंडिया मैच आराम से जीतेगी, क्योंकि इंडिया को जीतने के लिए सिर्फ 240 ही रन चाहिए थे और रोहित और विराट इंडिया के दिल और धड़कन दोनों अपने फुल फॉर्म में थे। लेकिन इन दोनों का बैड डे साला एक ही दिन आया। जैसे ही इन दोनों की विकेटें गिरी, इंडिया के बाकी के बल्लेबाज ताश के पत्तों की तरह बिखर गए। हालांकि जडेजा और धोनी ने थोड़ी एक्साइटमेंट बढ़ा दी थी, लेकिन एंड में हम हार ही गए और विराट और रोहित दोनों की मेहनत पर पानी फिर गया। बट 2019 का साल रोहित के करियर के लिए सबसे बेस्ट साल रहा होगा, क्योंकि इस साल में रोहित ने अपने पापा का सपना पूरा किया। रोहित के पापा का वनडे और 20 फॉर्मेट में कुछ लगाव नहीं था। वो चाहते थे कि रोहित टेस्ट मैचों में बहुत बड़ा मुकाम हासिल करे, बहुत सारे रन मारे और इंडिया को मैच जितवाए, क्योंकि रोहित के पापा को टेस्ट मैचेस देखना काफी पसंद था। और रोहित ने 2019 के साल में पापा का ये सपना भी पूरा किया। 2019 में रोहित ने एज अ ओपनर साउथ अफ्रीका के खिलाफ डेब्यू किया और अपने डेब्यू मैच में रोहित ने दोनों इनिंग में सेंचुरी ठोक दी और ये सीरीज रोहित के लिए डॉन ब्रैडमैन जैसी सीरीज निकली। इस सीरीज में रोहित ने 3 मैचों में 529 रन मारे और रोहित की एवरेज थी 132 की, जिनमें 2 सेंचुरी और एक डबल सेंचुरी भी शामिल थे। तो रोहित अपने फुल फॉर्म में थे। रोहित के साथ सब अच्छा हो रहा था, वो हर एक फॉर्मेट में रन बना रहा था। लेकिन रोहित की अच्छी किस्मत बुरी किस्मत में बदलने वाली थी। जब 2021 का वर्ल्ड कप आया, इंडिया बुरी गंदी तरीके से हार गई और बेचारे विराट को बहुत क्रिटिसाइज किया गया, उन्हें ट्रोल किया गया और गांगुली ने तो जबरदस्ती विराट को कप्तानी से हटाया और उसके बाद इंडिया की कप्तानी सौंपी गई हमारे हिटमैन के ऊपर। तो रोहित शर्मा को अपनी टीम बिल्ड करने का मौका ही नहीं मिला और एक के बाद एक टूर्नामेंट आ रहे थे और करोड़ों इंडियन लोग रोहित से उम्मीदें लगाने लगे कि रोहित हमें अपनी कप्तानी में इंडिया को आईसीसी ट्रॉफी जिताएगा, जैसे मुंबई को जिताता है। इस बात का प्रेशर रोहित पे बहुत आया। लोगों की इतनी सारी उम्मीदें का बर्डन रोहित झेल नहीं पाया और ऊपर से रोहित को खुद की टीम बिल्ड करने का टाइम ही नहीं मिल रहा था, जिसके कारण इंडिया सबसे पहले एशिया कप में लीग से ही बाहर हुई थी और पाकिस्तान ने उस एशिया कप में हमें हराया था। और उसके तुरंत ही बाद 2022 का 20 वर्ल्ड कप आया, उसमें रोहित ने सबसे घटिया प्रदर्शन किया। हालांकि इंडिया उस वर्ल्ड कप में सेमीफाइनल तक पहुंच गई थी, सिर्फ अकेले विराट कोहली के दम पर। उस बंदे ने उस वर्ल्ड कप में रोहित के साथ साथ इंडिया की भी इज्जत बचाई थी। अगर उस वर्ल्ड कप में विराट ना होता तो रोहित को कप्तानी से हाथ धोना पड़ता। हालांकि ऐसा नहीं कि विराट के फैंस हमेशा बोलते हैं कि पब्लिक ने जितना विराट को ट्रोल किया उतना रोहित को नहीं किया, तो ये बात गलत है। 2022 का वर्ल्ड कप हारने के बाद रोहित को बहुत ही ट्रोल किया गया। खाली ट्रोल ही नहीं, बेचारे की पब्लिक ने बॉडी शेमिंग भी कर डाली। मीडिया पर रोहित को बहुत ही क्रिटिसाइज किया जाता था। तो ऐसा नहीं कि पब्लिक ने विराट को ही अपनी कप्तानी में ट्रोल किया, ट्रोलिंग का सामना रोहित को भी करना पड़ा। 2022 का वर्ल्ड कप हारने के बाद रोहित ने अपना माइंडसेट चेंज किया। अगर आप लोगों ने नोटिस किया होगा तो आपको अंदाजा लग ही जाएगा। रोहित शर्मा शुरू में सेटल होने के लिए टाइम लेते थे, उसके बाद मारना स्टार्ट करते थे। इवन 2022 के वर्ल्ड कप में हमें पुराने वाले हिटमैन नजर नहीं आ रहे थे, वो उस वर्ल्ड कप में हमें डरे डरे से नजर आ रहे थे। रोहित शर्मा के चेहरे के ऊपर कप्तानी का प्रेशर साफ नजर आ रहा था, क्योंकि ये रोहित शर्मा के करियर का पहला आईसीसी टूर्नामेंट था जो वो अपनी कप्तानी में खेल रहे थे। और इसी प्रेशर के कारण रोहित ने इस वर्ल्ड कप में बहुत सारी मिस्टेक की। इसलिए रोहित ने ये ठान लिया, जो उसने गलती 2022 के वर्ल्ड कप में की थी वो 2023 के वर्ल्ड कप में नहीं करूंगा। 2023 के वर्ल्ड कप के लिए रोहित ने अपना माइंडसेट पॉजिटिव रखा, अपनी बैटिंग अप्रोच चेंज की। इसलिए रोहित ने 2023 के वर्ल्ड कप में लगभग सभी मैचों में इंडिया को एक अटैकिंग स्टार्ट दिया, जिस वजह से आने वाले प्लेयर को पिच पर सेटल होने का मौका मिल जाता था। रोहित हर मैचों में अटैकिंग शॉट खेलता था। अगर वो चाहता था तो अपनी इनिंग को थोड़ा स्लो करके खेल सकता था और अपनी सेंचुरी और हाफ सेंचुरी पूरी कर सकता था। जैसे इंग्लैंड, पाकिस्तान, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, इन सारी मैचों में रोहित सेंचुरी या हाफ सेंचुरी पूरी कर सकता था। लेकिन रोहित ने ऐसा बिल्कुल भी नहीं किया। रोहित ने इस वर्ल्ड कप में खुद को एक रोल दिया था जो उसने बखूबी निभाया और हर मैच में अटैकिंग ही खेलता रहा। और अटैकिंग खेलते हुए भी रोहित इस वर्ल्ड कप में सेकंड हाईएस्ट रन गेटर था और इसलिए पब्लिक ने रोहित को सेल्फलेस का टैग दिया। हालांकि वर्ल्ड कप हम नहीं जीते, इस बात का बुरा तो लगता है, क्योंकि यार इस वर्ल्ड कप में इंडिया जिस तरह से खेला है, ऐसा लगता था कि इस वर्ल्ड कप में इंडिया को कोई भी टीम हरा ही नहीं सकती थी। अपना हिटमैन, अपना किंग कोहली, शामी, बुमराह, जडेजा, अय्यर, केएल राहुल, हर एक प्लेयर अपने फुल फॉर्म में था। हर एक प्लेयर रन बना रहा था, विकेट ले रहा था। लेकिन फिर सभी लोगों का एक साथ एक बैड डे आ गया और वो बैड डे था फाइनल मैच। तो इस बात का थोड़ा ज्यादा दुख लगता है। रोहित भले ही वर्ल्ड कप हारा, लेकिन इस वर्ल्ड कप में उस बंदे ने करोड़ों लोगों का दिल जीता।
लेकिन फिर भी एमआई मैनेजमेंट ने तो रोहित की कदर ही नहीं की। जिस बंदे ने आपको 5 आईपीएल ट्रॉफी जिताई, उस फ्रेंचाइज ने इस बंदे को जरा भी रिस्पेक्ट नहीं दी। रोहित जैसे प्लेयर को बिना बोले उसे कप्तानी से हटाया, इसलिए आज करोड़ों लोग एमआई को गाली दे रहे और बेचारा हार्दिक भी उसमें फंस गया। इंडियन क्रिकेट में इस वक्त 3 क्रिकेटर की फैन बेस सबसे तगड़ी है, जिनमें आते हैं धोनी, विराट और रोहित शर्मा। इन तीनों से कभी भी पंगा नहीं लेना चाहिए और हार्दिक ने रोहित से पंगा लिया तो हिटमैन आर्मी तो गुस्सा ही होगी ना। और जैसे ही आईपीएल शुरू हुआ, हिटमैन आर्मी हार्दिक के पीछे ऐसी पड़ी, बेचारे को रोने पर मजबूर किया। और एमआई मैनेजमेंट के एक गलत डिसीजन ने एमआई की पूरी फैमिली को ही अलग कर दिया। और इस वाले आईपीएल में एमआई की क्या हालत है ये हम सभी को पता है। लेकिन भले एमआई मैनेजमेंट ने रोहित को कप्तानी से हटाया, लेकिन इंडियन क्रिकेट टीम ने नहीं। आज भी इंडियन क्रिकेट टीम का कप्तान है रोहित शर्मा और अभी आने वाले T20 वर्ल्ड कप में रोहित ही कप्तानी करेगा। तो देखते हैं, मैं दिल से चाहता हूँ कि ये वाला वर्ल्ड कप रोहित ही अपने नाम करे और रोहित इस वर्ल्ड कप में सबसे बेहतरीन प्रदर्शन करे और अपने हाथों में वो आईसीसी ट्रॉफी उठाए। तो दोस्तों, ये था अपने हिटमैन के लिए एक स्पेशल वीडियो। आई थिंक आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आया तो मैंने पहले ही बोला, प्लीज़ यार इस चैनल के 20 के सब्सक्राइबर जल्दी पूरे करो और इस वीडियो को 1 मिलियन व्यूज़ तक पहुंचा दो। अगर आप रोहित के डायट फैन हो तो आप रोहित के लिए ज़रूर करोगे। तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।